सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता भाग 5 पढ़ेंगे। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियों लगी होंगी और उनमें बाद में टुकड़े जुड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपने विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भेदभाव होता है अपने से दूसरों को तुच्छ समझना। भारतीय पूरा कथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है। वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं, क्योंकि हमारे जो महाभारत और रामायण महाकाव्य है ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पूरक कथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं। वीर गाथा यानी कि वीरों की कहानियां। उसमें सत्य पर अड़े रहने, वचन के पालन का उपदेश कर दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हों या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एकसरता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। यूनानियों, चीनियों और अरबवासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। घटनाएं आपस में गड़मड़ हो जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कल्हण की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफरनामों से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों, चीनियों और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से।
ऐतिहासिक बोध में के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक कथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। ठीक है बच्चों, आज इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे।